नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। तो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास में लास्ट क्लास में हमने सिलेबस डिवाइडेशन के बारे में चर्चा की थी और आज हम उसी के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का मृदा खनिज चट्टान एवं इनका अपक्षय। यह चट्टानों का अपक्षय। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे मृदा, जिसे बोलते हैं सॉइल। मृदा किसे कहते हैं, मृदा क्या होती है, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखो, मृदा सॉइल एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ फर्श होता है। मृदा सॉइल एक लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के शब्द में इसकी उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फर्श या फ्लोर होता है। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड होता है। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड होता है। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड होता है। त्रिविमीय का मतलब 3 डायमेंशनल, लंबाई, चौड़ाई, गहराई के आधार पर। नेचुरल मतलब इसका निर्माण हमारे द्वारा नहीं हुआ है। मृदा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, प्रकृति के द्वारा हुआ है। अर्थात मृदा एक कौन सा पिंड है, त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। मृदा भूपपड़ी व वायुमंडल के बीच की एक परत होती है जो पृथ्वी को एक पतली परत के रूप में ढकता है। मृदा पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को आहार प्रदान करता है, रहने के लिए निवास प्रदान करता है। तो हम एक एक करके पॉइंट लिखेंगे मृदा के बारे में। तो पहला पॉइंट नोट करोगे मृदा के बारे में। मृदा शब्द की उत्पत्ति, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श होता है। पहला बिंदु अपना हो गया कि सॉइल एक लैटिन भाषा के शब्द सोलम से इसकी उत्पत्ति हुई है मृदा की, और इस सोलम शब्द का तात्पर्य क्या होता है, फर्श या फ्लोर। दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे कि मृदा
मृदा त्रिविमीय त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। अगला बिंदु लिखेंगे मृदा पेड़ पौधे जीव जंतु आदि को आधार प्रदान करता है। तो हम जानते हैं आधार का मतलब है कि यदि मृदा नहीं होती तो न तो पेड़ पौधों का निर्माण संभव था और मृदा नहीं होती तो हमारा भी रहने का कोई आधार इस पृथ्वी पर नहीं था। तो मृदा के 3 पॉइंट है, ये लिखोगे। इसके बाद में हम मृदा की परिभाषा दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, जोफे व मार्बर्ट और दूसरा था बकमैन। इन दोनों की अलग अलग अपन मृदा की परिभाषाएं लिखेंगे। सबसे पहले मृदा के 3 पॉइंट आप नोट करोगे। इसके बाद में हमारा टॉपिक होगा मृदा की परिभाषा। तो मृदा की परिभाषा जिसमें सबसे पहला है जोफे व मार्बर्ट के अनुसार। जोफे व मार्बर्ट के अनुसार देखो, जोफे व मार्बर्ट ने क्या कहा है, ध्यान से सुनोगे कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। इसका तात्पर्य क्या है कि मृदा नेचुरल प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक पिंड है। इसका निर्माण हमारे द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, मानव के द्वारा नहीं हुआ है। इसके बाद इसने कहा है प्राकृतिक पिंड है जिसमें खनिज पदार्थ व कार्बनिक अवयवों की विभिन्नता के आधार पर इन्हें विभिन्न संस्तरों में विभेदित किया गया है। मतलब इसके मृदा के विभिन्न संस्तर होते हैं और ये संस्तर किसके आधार पर विभेदित किए गए? खनिज पदार्थ व कार्बनिक पदार्थों के आधार पर। तथा ये जो विभिन्न संस्तर होते हैं इनके नीचे पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। पैतृक पदार्थ का तात्पर्य है जिस संस्तर का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उन्हें पैतृक कहते हैं। जैसे हमारे पैतृक कौन है? हमारे माता पिता, क्योंकि हमारा निर्माण किसके द्वारा हुआ है? अपने माता पिता के द्वारा हुआ है। इसी प्रकार से मृदा के जिस संस्तर का निर्माण जिन पदार्थों के द्वारा हुआ है उन्हें कहते हैं पैतृक पदार्थ। तो विभिन्न संयंत्रों के नीचे पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं और इन पैतृक पदार्थों के आकार के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर, इनके रासायनिक गुणों के आधार पर, इनके भौतिक गुणों के आधार पर इन संयंत्रों के भी गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो संयंत्रों के गुण भिन्न भिन्न होंगे। ये किस पर डिपेंड करेगा? उनके पैतृक पदार्थों पर डिपेंड करेगा। तो अपन जोफे मार्बर्ट के अनुसार जो परिभाषा थी वो लिखेंगे। इन्होंने कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसके विभिन्न
जिसके विभिन्न संयंत्रों में विभेद का मतलब है अंतर, विभिन्न संयंत्रों में विभेद खनिज पदार्थ व कार्बनिक अवयवों के आधार पर किया गया है। इन संयंत्रों में विभेद किसके आधार पर किया गया है? इनके खनिज पदार्थ व कार्बनिक अवयवों के आधार पर। संयंत्रों के नीचे उपस्थित पैतृक पदार्थों के आधार पर इनकी आकार की का मतलब इनका आकार, कौमा इनकी बनावट, कौमा इनका संगठन, भौतिक गुण, कौमा रासायनिक गुण आदि में विभिन्नता पाई जाती है। ये किसके अनुसार मृदा को परिभाषित किया गया है? जोप्पे व मारबट के अनुसार। देखो, रटकर हम किसी चीज को याद नहीं कर सकते, दिमाग में उस चीज को समझकर आप उसकी परिभाषा मन से 1-2 लाइन घटा सकते हो, 1-2 लाइन बढ़ा सकते हो। तो जोप्पे और मारबट ने पहली लाइन क्या बताई कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल है, जिसके विभिन्न संस्तर, मृदा की विभिन्न परतें पाई जाती है। संस्तर का मतलब है परतें, विभिन्न परतें पाई जाती है और इन परतों में विभेद का मतलब अंतर। इन परतों में अंतर किसके आधार पर? खनिज पदार्थ व कार्बनिक अवयवों के आधार पर किया गया है। और इन संयंत्रों के नीचे इनके क्या पाए जाते हैं? पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का मतलब जिस संयंत्र का निर्माण जिन पदार्थों के द्वारा होता है उन्हें कौन से पदार्थ कहते हैं? पैतृक पदार्थ कहते हैं। तो इनके पैतृक पदार्थों के आधार पर इन संयंत्रों का आकार, इन संयंत्रों की बनावट, इन संयंत्रों का संगठन, इन संयंत्र या परतों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सभी में क्या पाई जाती है? विभिन्नता। और ये किसके कारण पाई जाती है विभिन्नता? उनके पैतृक पदार्थों के आधार पर इन परतों के अंदर क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। तो पहली परिभाषा अपनी होगी जोप्पे व मारबट के अनुसार, इसे नोट करोगे। इसके बाद जोप्पे और मारबट के बाद दूसरा जो साइंटिस्ट था उसके आधार पर भी अपन मृदा की परिभाषा लिखेंगे। तो दूसरा साइंटिस्ट था बकमैन व ब्रेडी के अनुसार। बकमैन व ब्रेडी के अनुसार देखो, बकमैन और ब्रेडी ने भी क्या कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। दोनों की पहली लाइन समान है। जोप्पे मारबट ने भी कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, बकमैन व ब्रेडी ने भी यही कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। फिर इसने क्या कहा कि इस मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण कार्बनिक पदार्थों, खनिज पदार्थों के सड़ने, गलने से या अपक्षयित होने से हुआ है। कार्बनिक पदार्थों के, खनिज पदार्थों के अपक्षयित होने से
विघटित होने से या सड़ने गलने से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। किसका, मृदा के संयंत्रों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसके बाद इसने क्या कहा कि जो यहाँ पर ये कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ अपघटित होकर जिस परिवर्तनशील मिश्रण का निर्माण करते हैं उससे मृदा की प्रोफाइल का मतलब मृदा की परिच्छेदिका, और मृदा की परिच्छेदिका का मतलब है मृदा की जितनी भी परत है उन सबका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, मृदा परिच्छेदिका के अंदर करते हैं। कि मृदा की परिच्छेदिका का निर्माण हुआ है, अर्थात मृदा की सभी परतों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और वो किसके द्वारा हुआ है, खनिज पदार्थ व कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, या बोल दूं खनिज पदार्थ व कार्बनिक पदार्थों के विघटन से, या बोल दूं खनिज पदार्थों के अपक्षय से व कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से किसका निर्माण हुआ है, मृदा परिच्छेदिका का, मृदा प्रोफाइल का, सॉइल प्रोफाइल का निर्माण हुआ है। और सॉइल प्रोफाइल के अंदर हम मृदा की जितनी भी परतें होती है उन सभी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इसके बाद इसने कहा कि मृदा परिच्छेदिका का निर्माण हो गया। ये मृदा है जो पृथ्वी को एक पतली परत के रूप में ढकती है। ये भी किसने कहा है, बकमैन व ब्रेडी ने कहा है। यदि इसे जल एवं वायु की पर्याप्त मात्रा मिल जाए, किसे मिल जाए, मृदा को जल एवं वायु की पर्याप्त मात्रा मिल जाए तो ये पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करने का या यांत्रिक आधार प्रदान करने की क्या करता है, कार्य करती है। कौन, मृदा। तो अपन बकमैन व ब्रेडी के अनुसार लिखेंगे कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। खनिज पदार्थों के अपक्षय से, अपक्षय का मतलब विघटन से या टूटने से, खनिज पदार्थों के अपक्षय से एवं कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से प्राप्त परिवर्तनशील मिश्रण के द्वारा मृदा परिच्छेदिका जिसे बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल का निर्माण होता है। सॉइल प्रोफाइल का निर्माण होता है। मृदा पृथ्वी को पतली परत के रूप में, मृदा पृथ्वी को पतली परत के रूप में ढकती है तथा इसे जल एवं वायु की पर्याप्त मात्रा मिलने पर यह पेड़ पौधे को यांत्रिक आधार व जीवन प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है, जीवन, मृदा। किसको, पेड़ पौधे। तो इसे भी समझने की कोशिश करोगे तो पहली लाइन तो होगी, मृदा एक कौन सा पिंड है, प्राकृतिक पिंड है। अब
मृदा परिच्छेदिका का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? खनिज पदार्थों के अपक्षय से, मतलब खनिज पदार्थों के टूटने से एवं कार्बनिक पदार्थों के सड़ने और गलने से। जब खनिज पदार्थ टूटेंगे, कार्बनिक पदार्थ सड़ेंगे, गलेंगे, तो इनसे परिवर्तनशील क्या प्राप्त होगा? मिश्रण प्राप्त होगा। और इस परिवर्तनशील मिश्रण से किसका निर्माण होता है? मृदा परिच्छेदिका का। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? कि मृदा के विभिन्न परतों का अध्ययन जहाँ किया जाता है वो क्या कहलाती है? मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा पृथ्वी को किसके रूप में ढकती है? एक पतली परत के रूप में ढकती है, तथा इस मृदा को यदि जल एवं वायु की पर्याप्त मात्रा मिल जाए तो ये पेड़ पौधों को यांत्रिक आधार व क्या प्रदान करती है? जीवन प्रदान करती है। ये परिभाषा किसने दी? बकमैन व ब्रेडी ने। इसे नोट करो। अब इसके बाद हम लिखेंगे मृदा की विशेषताएं। मृदा की विशेषताएं। तो हेडिंग है मृदा की विशेषताएं। मृदा की विशेषताएं। देखो मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो एक एक करके ध्यान से सुनते जाओगे और नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है, आपने दोनों परिभाषाओं में पढ़ी थी कि मृदा एक कौन सा पिंड है? प्राकृतिक पिंड है, अर्थात नेचुरल है। इसे प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसे मानव द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता। तो पहली विशेषता तो ये हो जाएगी कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, अर्थात का निर्माण, मृदा का निर्माण कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि मृदा की क्या पाई जाती है? विभिन्न परतें। तो मृदा की विभिन्न परतें किसके आधार पर पाई जाती है? उसमें उपस्थित पदार्थों के आधार पर। तो पदार्थों के स्थानांतरण, पदार्थों के संचयन के आधार पर मृदा की क्या पाई जाती है? विभिन्न परतें। तो सेकंड पॉइंट अपन लिखेंगे कि मृदा में उपस्थित पदार्थों के स्थानांतरण, संचयन आदि के आधार पर मृदा की विभिन्न परतें, मृदा की विभिन्न परतें होती है। मृदा की क्या होती है? विभिन्न परतें होती है। फिर
मृदा में उपस्थित पैतृक पदार्थों के आधार पर इनके आकार, इनकी बनावट, इनके रासायनिक गुण, इनके भौतिक गुण, इन सभी के आधार पर भिन्न जितने भी परतें हैं वो सभी परतें भिन्न भिन्न क्या रखती है, गुण रखती है। तो ये पॉइंट भी अपन लिख सकते हैं। तो विभिन्न परतें हो गई और विभिन्न परतों के गुण भी क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। वो किसके आधार पर हो गए, उनमें उपस्थित पैतृक पदार्थों के आधार पर। तो तीसरा बिंदु हम लिख सकते हैं कि मृदा में उपस्थित पैतृक पदार्थों के आकार, बनावट, संगठन एवं भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा के संयुक्त, मतलब मृदा की परत, मृदा के संयुक्त में विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। और एक बिंदु और बढ़ा सकते हैं अपन कि मृदा पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है, एक प्राकृतिक माध्यम है। तो मृदा की विशेषताओं को एक बार वापस से समझोगे तो जो अपन ने परिभाषा में दोनों में पढ़ा था उन्हीं से अपन ने चार बिंदुओं को उठाकर इनकी चार विशेषता बना दी कि मृदा की पहली विशेषता है कि मृदा एक कौन सा पिंड है, प्राकृतिक पिंड है। इसका क्या तात्पर्य है कि इसका मतलब है कि हमारे द्वारा मृदा का निर्माण नहीं किया जा सकता, मतलब कृत्रिम रूप से मृदा का निर्माण नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा कि मृदा के अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्न परतें पाई जाती है। दूसरा बिंदु हो गया कि मृदा में उपस्थित पदार्थों के स्थानांतर, संचयन आदि के आधार पर मृदा की क्या होती है, विभिन्न परतें होती है। देखो पहला हो गया मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, दूसरा बिंदु हो गया कि मृदा की विभिन्न परतें पाई जाती है। अब तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा कि जो मृदा की विभिन्न परतें होती है इन सभी के विभिन्न गुण होते हैं, मतलब सभी परतों के गुण क्या होते हैं, अलग अलग। तो मृदा में उपस्थित पैतृक पदार्थों के आकार, बनावट, संगठन, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा के सहिष्णुओं में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, मतलब सभी परतों के गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और ये बिंदु हम पढ़ ही चुके थे कि मृदा पादप वृद्धि के लिए कौन सा माध्यम है, प्राकृतिक माध्यम है, नेचुरल मीडियम है। अर्थात यदि मृदा नहीं होती तो क्या पादप की वृद्धि या पादप का होना संभव था, क्या नहीं। अर्थात ये पादप वृद्धि के लिए कौन सा माध्यम है, प्राकृतिक। प्राकृतिक माध्यम इसलिए हुआ क्योंकि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए कौन सा माध्यम हो गया, प्राकृतिक माध्यम। तो इन चारों बिंदुओं को नोट करोगे मृदा की विशेषता। इसके बाद हम लिखेंगे वर्क ऑफ सॉइल, मतलब मृदा के कार्य। मृदा की विशेषताएं हो गई। इसके बाद
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वर्क ऑफ सॉइल, मृदा के कार्य। देखो मृदा के नीचे भूपपड़ी है जिसे बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट और एनवायरमेंट वातावरण या मैं बोल दूं वायुमंडल। तो अर्थ क्रस्ट मतलब भूपपड़ी व वायुमंडल के बीच की जो परत होती है वो आपकी क्या होती है, मृदा होती है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भूपपड़ी व वायुमंडल के मध्य की सतह जो होती है अर्थात आंतरिक सतह होती है वो कौन होती है, मृदा होती है। पहला कि ये कौन सी सतह हो गई, आंतरिक सतह हो गई। और ये आंतरिक सतह होती है जो प्राकृतिक साधन जैसे ऊर्जा, जल, खनिज पदार्थों आदि के पुनः चक्रण का क्या करती है, कार्य। तो इसका पहला कार्य क्या हुआ कि यह आंतरिक सतह के रूप में कार्य करती है और आंतरिक सतह के रूप में प्राकृतिक साधन जैसे जल, ऊर्जा, खनिज पदार्थ आदि का पुनः चक्रण का क्या करती है, कार्य करती है। पहला कार्य समझ में आया। दूसरा कार्य आपको बिल्कुल क्लियर बताया कि ये पेड़ पौधों को मृदा के द्वारा ही खनिज पदार्थ मिलते हैं, मृदा के द्वारा ही क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा कार्य हो गया कि ये पेड़ पौधों को यांत्रिक आधार या जीवन प्रदान करती है, अर्थात मृदा है जो पेड़ पौधों को खनिज पदार्थ, ऑक्सीजन आदि किसके द्वारा जाती है, पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा। और जड़ कहां से लेती है, मृदा से ही तो लेती है। तो ये यांत्रिक आधार क्या करती है, प्रदान करती है। तीसरी बात, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के द्वारा जो प्रदत्त ऊर्जा होती है उसे पहले कौन अवशोषित करती है, मिट्टी अवशोषित करती है और फिर उस ऊर्जा को किसमें स्थानांतरित कर देती है, पेड़ पौधों में, जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि क्या होती है, अच्छी होती है। तो इसमें भी मीडियम माध्यम का कार्य कौन कर रहा है, मृदा कर रही है। तो अपन मृदा के कार्य एक एक करके लिखेंगे। पहला कार्य, मृदा का पहला कार्य हो जाएगा कि भूपपड़ी, अर्थ क्रस्ट व वायुमंडल के मध्य की परत के रूप में मृदा उपस्थित होती है। अर्थात ये कौन सी सतह हो गई, आंतरिक सतह। अर्थात ये आंतरिक सतह होती है जो प्राकृतिक साधन जैसे जल, वायु, खनिज आदि के पुनः चक्रण का कार्य करती है। पहला हो गया पुनः चक्रण का कार्य करना। दूसरा आपको बताया था कि मृदा पेड़ पौधों को खनिज पदार्थ, जल एवं पोषक तत्व देने का कार्य करती है। तीसरा पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, मृदा सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को या प्राप्त ऊर्जा को अवशोषित करके पेड़ पौधों को
दान करती है, जिससे पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। अगला, पेड़ पौधे टिकते भी किस पर है? मृदा पर ही, अर्थात ये पेड़ पौधों को कौन सा आधार? यांत्रिक आधार प्रदान करती है। मृदा पेड़ पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। यांत्रिक आधार प्रदान करती है। तो ये मृदा के कार्य नोट करोगे। ये हमारे मृदा के कार्य 4 कंप्लीट हो गए। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा, और फिर भी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को कोई समस्या आई हुई हो तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से सुझाव या सजेशन दे सकते हो। आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा हो कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा हो कि मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो आपको जिस प्रकार की जो प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे सजेशन दे सकते हो, और जो पढ़ाया जाए वो साथ के साथ आप याद करते चलो, जिसके कारण आपके ऊपर भार नहीं बढ़े। और एक बार भार बढ़ने लगेगा तो 1 पन्ने से 2 पन्ने, 2 से 10 पन्ने, 10 से 50 पन्ने, और भार इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपको याद करने से पहले ही आपका दिमाग याद करने के लिए मना कर देगा कि ये कार्य मेरे से नहीं होगा। तो प्लीज समय पर याद करते रहो, समय पर कार्य करते रहो। नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।